Hello students, welcome again. This is your lecture number 3 regarding introduction of income tax. ठीक है, लास्ट सेशन में अपन ने देखा था रेजिडेंशियल स्टेटस, थ्योरी देखी थी अपन ने रेजिडेंशियल स्टेटस की, जिसमें अपन ने पहले बात की थी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के केस में क्या देखा था अपन ने? सर दो बेसिक कंडीशन है, दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन अगर कोई इंडिविजुअल सेटिस्फाई कर देता है तो वो रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाता है। दो कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी सर 182 और मोर डेज स्टे इन इंडिया इन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। अगर वो कह रहा है कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज यहाँ पे नहीं रुक पाया, मैं ओनली 60 डेज यहाँ पे रुक पाया, तो भी काम हो सकता है। बट एडिशनल कंडीशन क्या थी उसके साथ कि 60 डेज तो प्रीवियस ईयर में होने चाहिए और जस्ट पहले के 4 साल, प्रीवियस ईयर के पहले वाले इंक्लूड नहीं करना है प्रीवियस ईयर को, उसे जस्ट पिछले 4 सालों का टोटल जो है वो होना चाहिए 365 डेज स्टे इन इंडिया। तो या तो ये कंडीशन फुलफिल कर दे या पहली कंडीशन 182 डेज, ये दो थी बेसिक कंडीशन। दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करते ही वो क्या डिक्लेयर हो जाता है? रेजिडेंट। उसके बाद अपने को देखना होता था ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए दो एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल करनी होती थी। अगर एक भी कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की है तो कोई मतलब नहीं रह जाता सेकंड कंडीशन का, वो चाहे फुलफिल करे या ना करे। इट मींस दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा। एडिशनल कंडीशन जो आपकी थी वो थी, पहली थी प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर्स में, ठीक है, 730 डेज स्टे इन इंडिया होना चाहिए। एंड जो सेकंड कंडीशन थी वो प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 ईयर्स में, पिछले 10 सालों में 2 बार वो रेजिडेंट डिक्लेयर होना चाहिए। इट मींस बेसिक कंडीशन उसने 2 बार फुलफिल की हो पिछले 10 सालों में। ठीक है, ये देखा था अपन ने इंडिविजुअल के लिए। खास बातें यहाँ पे अपने को ध्यान में रखनी थी कि सर 3 सिचुएशंस ऐसी होती है जिनमें जो बेसिक कंडीशंस है उनमें 2 की बजाय सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन रह जाती है। इट मींस 182 डेज वाली कंडीशन रह जाती है, जो 60 और 365 वाली है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन कौन सी वो सिचुएशन है? पहली सिचुएशन थी इंडियन सिटीजन होना चाहिए इंडिविजुअल वो लिविंग इंडिया फॉर पर्पज ऑफ जॉब आउटसाइड इंडिया। दूसरा था इंडियन शिप का कोई क्रू मेंबर बन जाता है इंडियन सिटीजन। तीसरा था इंडियन ओरिजिन और सिटीजन। इट मीन सिटीजन होना जरूरी नहीं है, इंडियन ओरिजिन। इट मीन उसके फैमिली में कोई दादा परदादा, ठीक है, जो पहले की उसके पूर्वज है, वो अगर इंडिया में, और कौन से इंडिया में? पार्टीशन से पहले वाले इंडिया में पैदा अगर हुए हैं या उसके बाद वाले इंडिया में पैदा हुए हैं तो इंडियन ओरिजिन का बंदा माना जाएगा। और अगर वो प्रीवियस ईयर में आया इंडिया विजिट के लिए, ठीक है, तो इन 3 सिचुएशंस में अपन क्या मान के चलेंगे? सर 182 डेज वाली कंडीशन ही उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो ये नहीं कर सकता कि 60 डेज रह जाऊं काम चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा बेटा तेरा। ठीक है, देन एडिशनल का कंटिन्यूअसली है। आज अपन बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो न्यूमेरिकल्स देखेंगे वो रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है आपको इंडिविजुअल का। असेसमेंट ईयर जो है आपका अभी 2021, उसके लिए बुक्स अभी लॉकडाउन चल रहा है, पॉसिबल नहीं है, तो ऑनलाइन आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मैंने भी कर रखा है, सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। उसी में से कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप engaged in carriage of passenger in international traffic departing from Chennai port on 6 June 2019। यहां तक जो काम की आपकी इंफॉर्मेशन है वो ये है, मिस्टर आनंद जो है सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस, इसमें अपन बात कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है, जिसमें आपको बोला है मिस्टर आनंद सिटीजन इंडिया, और वो क्या बन रहा है, वो क्रू मेंबर बन रहा है सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप में, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, पैसेंजर्स को लेके जाना, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आनंद फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। आपको कुछ डिटेल दी है, उन डिटेल के बेसिस पे आपको आनंद का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, आनंद इंडियन सिटीजन है और वो क्या बन रहा है, बिकम ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। तो सर बेसिक कंडीशंस जो है उनमें से एक कंडीशन तो आप हटा दो 60 डेज वाली। इट मींस आनंद को अगर रेजिडेंट डिक्लेयर होना है तो उसको ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, 182 और मोर डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20। प्रीवियस ईयर तो यही था, असेसमेंट ईयर कौन सा था, 2021। एक ये बात तो आपकी कंफर्म रही। अच्छा, डेज कैसे काउंट करेंगे सर? जनरली हम डेज ऐसे काउंट करते हैं कि कोई बंदा है, आनंद की बात कर लेते हैं, ठीक है, आनंद बोल रहा है कि 6 जून 2019 को उसने शिप ज्वाइन कर लिया। शिप ज्वाइन करने की बात बाद में करते हैं। इंडिया को छोड़ा उसने 6 जून 2019 को। लेट सपोज आनंद जो है वो 1 अगस्त 2019 को वापस आ गया। क्रू मेंबर की बात नहीं कर रहे, जनरल पर्सन की बात कर रहे हैं अपन। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जिस दिन वो इंडिया से जा रहा है वो दिन भी ऐसे माना जाएगा वो इंडिया में ही था। जिस दिन वो वापस लौट रहा है, ठीक है, या जिस दिन इंडिया में आया वो दिन भी इंडिया में काउंट किया जाएगा, और जिस दिन जा रहा है वो दिन भी इंडिया में ही काउंट उसका किया जाएगा। लेकिन क्रू मेंबर के केस में थोड़ा सा कुछ अलग है। यहाँ पे एक कंडीशन कही गई, जब भी कोई बंदा क्रू मेंबर बनता है, किसी शिप के साथ जाता है, तो एक सर्टिफिकेट बनता है जिसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट में 2 एंट्री आपकी होती है, ठीक है, एक डेट ऑफ इंटर्ड और एक होती है डेट ऑफ इंटर्ड बैक। इट मींस एक तो जाने की डेट और एक आने की डेट। क्लियर है? ये दोनों ही डेट ऐसे कंसीडर की जाती है आउटसाइड इंडिया। इट मींस कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में इस क्वेश्चन में आपको अलग से बताया है कि डेट इंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय मिस्टर आनंद 6 जून 2019। इस डेट, ये जाने की डेट थी उसकी। वापस आने की जो डेट थी वो थी 9 दिसंबर 2019। सर हम कैसे काउंट करेंगे इसके डेज? बेटा ईयर में दिन कितने होते हैं? 365। आपको ये दिन नहीं काउंट करने हैं कि वो इंडिया में कितने टाइम रहा। ये अकेली सिचुएशन है। अगर कोई क्रू मेंबर है, शिप के साथ जा रहा है, तो उसके केस में क्या बनेगा? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, 365 में से माइनस कर देंगे वो डेज जब वो इंडिया में नहीं रहा। समझ में आ रही बात? कौन से डेज माइनस कर देंगे? जब वो इंडिया में नहीं रहा। तो वो कौन सी डेट को गया था? 6 जून को गया था। तो जून में कितने दिन बचे? 6 को इंक्लूड करना है आपको। मैंने क्या कहा था, इस डेट को इंडिया में काउंट नहीं करना है। एक बार सर्टिफिकेट में डेट एंटर हो गई, उसके बाद एक्चुअल में वो गया या नहीं गया, वो 5 दिन और वहीं पे बैठा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डेट एंटर हुई है वहां से वो बाहर मान लिया जाता है, ठीक है। और जिस डेट को उसने वापस एंटर किया है, ठीक है, उस डेट के नेक्स्ट डे वो
इन मान लिया जाता है। इट मीन्स इस डेट को भी वो आउटसाइड इंडिया ही माना जाता है। तो यहां से अगर मैं काउंट करूं इस ड्यूरेशन को, ठीक है, तो मैं कहूंगा सर जून में 25 डेज रहा वो, ठीक है, बाहर आउट ऑफ इंडिया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 9 तारीख तक वो बाहर था। इट मीन्स आउट ऑफ इंडिया जो है आनंद रहा है आपका 25 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 9, 187 डेज। सर 187 डेज वो बाहर था, तो इन इंडिया कितना था, -365, 178 डेज। तो आनंद जो है वो प्रीवियस ईयर में 1920 में 178 डेज इंडिया में था, जबकि बेसिक कंडीशन क्या कहती है 182 और मोर। इट मीन्स उसने बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं की। तो आंसर जो है वो आपका क्या होगा, मिस्टर आनंद इज नॉन रेजिडेंट इंडिया। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन में नया क्या था सर, वो 3 कंडीशन थी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने ध्यान दी थी, जिनमें बेसिक कंडीशंस सिर्फ 182 वाली एप्लीकेबल होगी, ठीक है। अगर कोई क्रू मेंबर बनता है तो उसके केस में डेज की काउंटिंग कैसे की जाएगी सर, जिस दिन जा रहा है उस दिन से आउटसाइड इंडिया काउंट कर लो, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो डेट है उस डेट से उसको बाहर एंटर कर लेंगे, और जो एंटर करने की डेट है उसकी वापस आने की जो डेट है वहां तक अपन क्या मान के चलेंगे बाहर। तो आउटसाइड इंडिया के जो डेज है वो 365 में से क्या कर देने हैं आपको, माइनस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसमें बोल रहा है आपको ब्रैडली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइंड आउट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। पिछले 10 सालों से, ठीक है, पिछले 10 सालों से ब्रैडली इंडिया में कंटिन्यूअसली आ रहा है प्रैक्टिस सेशन के लिए, और हर साल कितने दिन रह के जाता है, 100 डेज। तो काउंट, इट मीन्स प्रीवियस ईयर 2019-20, इससे पहला साल कौन सा था, 18, 19, 2017, 18। सर रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के लिए हमें रिकॉर्ड चाहिए पिछले 10 सालों का, क्योंकि एडिशनल कंडीशन में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने ईयर्स है आपके, 10 ईयर्स। इट मीन्स अगर किसी के 10 ईयर्स का डेटा आपके पास है तो इजी हर कंडीशन में आप उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता कर सकते हो। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है उसके 10 ईयर्स। इस साल 100 डेज, 100 डेज, 100, 100, हर साल 100 दिन रह के गया वो। अब सिटीजन है या नहीं है इस बात से कोई मैटर नहीं करता रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। तो अपन क्या करेंगे, कंडीशंस देखेंगे, नॉर्मल सिचुएशन लगाएंगे। सर पहली सिचुएशन है 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में कितने टाइम रहा वो, 100 डेज।
इट मीन्स अगर मैं बेसिक कंडीशन की बात करूं तो ब्रेटली कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई नहीं कर पाया। कोई बात नहीं सर, चलेगा अगर वो कंडीशन नंबर बी सेटिस्फाई कर देता है। कंडीशन नंबर बी क्या है आपकी, 60 days in previous year and 365 days in 4 preceding previous year। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को चेक करते हैं। पिछले साल क्या वो 60 दिन रहा सर, वो तो 100 डेज रहा है, तो ये तो फुलफिल कर दी उसने। 365 डेज रहा है क्या प्रीसीडिंग 4 ईयर, तो इससे जस्ट पिछले 4 साल ये रहे। 400 डेज हो रहे हैं चारों साल का टोटल आपका, जबकि आपको चाहिए कितना 365, तो ये भी फुलफिल कर दी। इट मींस बेसिक कंडीशन उसने एक सेटिस्फाई कर दी। रेजिडेंट तो हो गए हैं ब्रेटली। अब चेक करना है आपको क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या थी, 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले 7 सालों में 730 दिन, तो काउंट करके देख लेते हैं। यहां से लेके 4 + 3 टोटल कितना हो रहा है 700। हमें कितने दिन चाहिए 730 डेज। नहीं सेटिस्फाई कर पाया, कंडीशन बी देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि एडिशनल कंडीशन तो दोनों ही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इट मींस जो ब्रेटली है वो है रेजिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मिस्टर बी, ए कैनेडियन सिटीजन कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2015-16। 2015-16 में फर्स्ट टाइम वो इंडिया आया, ठीक है, और उसके बाद 16-17 में भी आया, ठीक है, 17-18 में भी आया, ठीक है, 18-19 में भी आया, और 2019-20 में भी वो इंडिया में आया। ठीक है, ही वॉज इन इंडिया फॉर 55 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 150, 70 डेज। ठीक है, डेज में बता रहा है आपको इस साल 55 डेज रहा, 60, 90, 150 और 70 ईयर। बस असेसमेंट ईयर 2020-21 में आपको बताना है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, हो जाएगा। बेसिक की अगर मैं बात करूं, कंडीशन ए जिसमें क्या है 182 और मोर, तो प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा वो 70 डेज। सर ये तो फुलफिल नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, अभी कंपटीशन में है, कंपटीशन के बाहर नहीं हुआ है। कंडीशन बी सेटिस्फाई कर दे जिसमें क्या है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड, तो प्रीवियस ईयर में 70 डेज है, बिल्कुल सर बना हुआ है। 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस
ईयर। चेक करते हैं, ये है आपके 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इनका टोटल हो रहा है 55 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 150, 355। ओ कितने दिन रहा ये? 355, जबकि कंडीशन क्या है 365। नहीं फुलफिल कर पाया, इट मींस कंडीशन बी भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ए भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो क्लियर है मिस्टर बी जो है वो है आपके लिए नॉन रेजिडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा था बिजनेस ऑफ ए एचयूएफ इज transacted from Australia and all the policy decisions are taken there. Mr. E, the कर्ता of HUF, ऑस्ट्रेलिया में एक HUF है आपका जिसमें कर्ता है मिस्टर ई, वहीं से कंट्रोल हो रहा है, कुछ भी सर्टेन परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं बोला है कि इंडिया से कुछ भी कंट्रोल हो रहा है। आगे बोल रहा है द कर्ता ऑफ HUF who was born in कोलकाता, इंडियन ओरिजिन का बंदा है, विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 आफ्टर 15 ईयर, 15 साल बाद इंडिया में आया वो विजिट करने। एचयूएफ की बात कर रहे हैं सर, एचयूएफ के केस में बेसिक कंडीशन में हमने देखा था कोई 182 डेज वाली कोई सिचुएशन नहीं थी, हमने तो बात की थी वहां पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो वो कर्ता इंडिया में आया, ही कम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2019। कब आया वो? एंड लीव फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन 1 दिसंबर 2019। ऑस्ट्रेलिया को छोड़ ही दिया बाद में उसने। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई एंड द एचयूएफ फॉर असेसमेंट ईयर 2021। मिस्टर ई ऑस्ट्रेलिया छोड़ के इंडिया आया, क्या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में आ गया? नहीं ना। कर्ता कितने टाइम इंडिया में रहा ये अपन चेक करते हैं एडिशनल कंडीशंस में, ना कि बेसिक कंडीशन में। बेसिक कंडीशंस में अपन क्या चेक करते हैं? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो हम यहां मान के चल रहे हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, तो सिंपल सी बात है एचयूएफ जो है आपका इस सिचुएशन में वो है नॉन रेजिडेंट। भैया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में लेके आ तो तू क्या हो जाएगा? रेजिडेंट। ठीक है, एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, ठीक है, चलो छोड़ो, इतना इनफ है। ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपन चलेंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे। 4 क्वेश्चंस आपने देखे यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस के, इसके अलावा और कई सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आता हूं थोड़ा आगे, आगे नहीं पीछे। एक सेक्शन थी, सेक्शन 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मैंने कहा था इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन सेक्शन 6 देखेंगे, क्योंकि सेक्शन 5 आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप सेक्शन 6 अच्छे से नहीं देख लेते हो तो। ठीक है, क्या दे रखा है सर इस सेक्शन में? इस सेक्शन में आपको बताया हुआ है कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होगी। किसके लिए से क्या मतलब है यहाँ पे? तो रेजिडेंशियल स्टेटस में आपने 3 सिचुएशन यहाँ पे देखी है। पहली सिचुएशन आपने देखी
ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। दूसरा आपने देखा नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक आपने देखा नॉन रेजिडेंट। तीन टाइप की रेजिडेंशियल स्टेटस आपने यहां पे बात कर ली। कौन सी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, इतनी सी आपको बात समझनी है यहाँ पे, जो सेक्शन 5 में आपको बताई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उस इनकम की जो अक्रू और अराइज हुई है इन इंडिया। इनकम और deemed to be accrue or arise in India। मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की कोई ऐसी इनकम जो एक्रूड हुई है या अराइज हुई है इन इंडिया, ठीक है। तो वो इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगी, नॉन ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल होगी, इवन नॉन रेजिडेंट के लिए भी वो इनकम टैक्सेबल होगी। आ रही बात समझ में? ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में एक्रू या अराइज हुई है, कोई इंडियन कंपनी है, उस कंपनी से डिविडेंड मिला है। अब अमेरिका के एक बंदे ने उस कंपनी के शेयर खरीद रखे, रिलायंस लिमिटेड के शेयर खरीद रखे, रिलायंस लिमिटेड उसको इंटरेस्ट का डिविडेंड का पेमेंट कर रही है, तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा? क्या वो इनकम टैक्सेबल होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि वो इनकम एक्रू या अराइज कहां से हो रही है? इन इंडिया से, ठीक है। चाहे वो बंदा अमेरिकन है, चाहे वो इंडिया में रहने वाला हो, इंडिया में रहा है, उसने पूरी कंडीशन सेटिस्फाई की रेजिडेंट, तो रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होगा ही होगा, तो यहीं का ये बच के जाएगा भी कहां पे? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी होगा, ऑर्डिनरी के लिए भी होगा, इवन नॉन रेजिडेंट के लिए भी वो टैक्सेबल होगी अगर वो इनकम एक्रू और अराइज हुई है इन इंडिया। अच्छा सर, आगे इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हुई है, तो उस सिचुएशन में तो बेटा वो भी आपके लिए टैक्सेबल होगी। मैं इंडियन हूं, ठीक है, रेजिडेंट इंडियन हूं। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ, मैंने अमेरिका में किसी से हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी थी, गया था मैं कुछ दिन के लिए वहां पे, ठीक है। अमेरिकन बंदा जिसके यहां जो मालिक था उस प्रॉपर्टी का, उसने रेंट रिसीव किया किससे? मेरे से, ठीक है। प्रॉपर्टी वहां की है, रिसीव कहां से हो रहा है? रेंट इन इंडिया से। तो इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया उस सिचुएशन में भी टैक्सेबल होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी कहीं पे भी हो, अगर रिसीव्ड इन इंडिया हुई है तो उस पर टैक्स लगेगा। इट मीन्स अक्रू अराइज हो चाहे रिसीव्ड हो, सबको टैक्स वहां पे देना पड़ेगा। अच्छा सर, आपने बोला अक्रू हो अराइज हो, अक्रूड अराइज का तो एक ही मतलब है, रिसीव्ड हो तो भी टैक्स लगेगा, तीनों को देना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं अगर ये आउटसाइड इंडिया हो तो इनकम रिसीव्ड और अराइज आउटसाइड इंडिया,
भाई बाहर कमाई है आपने, बाहर रिसीव हुई है, तो उस इनकम की सिचुएशन में अपने को क्या करना है। आउटसाइड इंडिया की अगर बात होती है तो ये तो कहीं जा ही नहीं सकता। जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसको तो ये मान के चलो, आप फिक्स कर लो हर इनकम टैक्सेबल होगी उसके लिए, ठीक है। इनको हम टैक्स नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इंडिया में रहे भी नहीं है, रेजिडेंट भी नहीं है, ठीक है। आउटसाइड इंडिया वो इनकम इन्होंने अर्न अगर की है तो इन पे हम टैक्स नहीं लगा सकते। बट एक सिचुएशन है, इफ पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में बात कर रहा हूं मैं। इनकम कहां से होनी चाहिए, पीजीबीपी से। बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। आउटसाइड बिजनेस है, ठीक है, वहां पे इनकम रिसीव हुई है, लेकिन उस बिजनेस का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है या प्रोफेशन के लिए जो कंट्रोल है, जो भी कुछ मेन ऑफिस है, वो कहां पे सेटअप है, इंडिया में। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसके लिए तो सर बात ही नहीं करनी है अपने को। मैं बात कर रहा हूं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। अगर बिजनेस का कंट्रोल इन इंडिया है तो तू भी आ जा और टैक्स दे दे, तुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। इट मीन्स जनरली अगर मैं मेन बात करूं तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होता है उसके लिए सब इनकम टैक्सेबल है, चाहे वो अक्रूअराइज इन इंडिया हुई हो, चाहे आउटसाइड इंडिया हुई हो, रिसीव्ड इन इंडिया हो, चाहे आउटसाइड इंडिया हो, तो कहीं जा ही नहीं सकता। नॉन रेजिडेंट की अगर मैं बात करूं, इन इंडिया अक्रूअराइज रिसीव्ड हुई है तो टैक्सेबल है, आउटसाइड है तो हमें कोई लेना देना नहीं है। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में क्या डिफरेंस है, इसकी भी सेम सिचुएशन है। अक्रूअराइज इन इंडिया है, रिसीव्ड इन इंडिया है, टैक्सेबल होगी, आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल नहीं है। सिर्फ पीजीबीपी के केस में अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया है तो टैक्सेबल होगी, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। रह जाएगी ये बात आपके दिमाग में। बढ़ते हैं आगे। इसको समझने के लिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पेज नंबर 2.15। रफ कर दूं, वैसे तो पूछने की जरूरत नहीं है, पॉज का बटन है आपके हाथ में, दबाओ और नोट कर। लेकिन जब कुछ भी टॉपिक एक्सप्लेन किया जा रहा है सेम टू सेम उसी टाइम पे आपको नोट नहीं करना, अच्छे से समझ लो, उसके बाद आराम से रुक के उसको नोट करो। आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल है आपका, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए वहां से, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। चलो भाई, बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो देख चुके हैं अपन, ठीक है। फिफ्थ में बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध pertaining to the year ending 31st March 2020। इट मीन्स प्रीवियस ईयर आपका हो गया है 2019-20 और असेसमेंट ईयर आपका हो गया है 2020-21। कंप्यूट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 if is रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आपको अलग अलग कंडीशंस बताती है कि अगर वो रेजिडेंट होगा तो कैलकुलेट करके बताओ, अगर वो रेजिडेंट नहीं है तो कैलकुलेट करके बताओ,
रेजिडेंट है बट ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। तो बात करते हैं। एक तो एक जगह टिकती नहीं है सॉफ्ट कॉपी। अपन बात कर रहे हैं मिस्टर अनिरुद्ध की। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट। इनकम की बात करते हैं। सबसे पहली इनकम आपको बोली गई है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। सर हमें तो पता ही नहीं है इनकम कैसे कैसे होती है, कौन कौन से हेड से होती है। चार्जिंग सेक्शन देखा था आपने, सेक्शन 4, जिसमें हमने बात की थी इनकम जो है वो 5 हेड से होती है। पहला हेड सैलरी, वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। भी कुछ अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, चाहे वो इन कैश दे रहा है या कैश के कैश की जगह कोई फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सब सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। सेकंड था अपना हाउस प्रॉपर्टी, जहां पे मकान किराए पे दे के कोई इनकम अर्न की जाती है। तीसरा पीजीबीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। फोर्थ था आपका कैपिटल गेन, अगर कोई कैपिटल एसेट्स आप सेल करते हो, ठीक है, या ट्रांसफर करते हो, उससे अगर आपको कोई भी गेन हुआ है, कोई भी प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपका चार्जेबल होगा इन द हेड ऑफ कैपिटल गेन। जो इनकम चारों हेड में नहीं है, ये वो कहां पे आएगी, अदर सोर्स में। तो अपन बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। शेयर कौन सी कंपनी के हैं, इंडियन कंपनी के हैं। सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी। सर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इंडियन कंपनी के अगर शेयर्स आप सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। 15,000 है, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो भी टैक्सेबल होगा, नॉन ऑर्डिनरी है तो भी, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो भी टैक्सेबल होगा। भाई इंडियन कंपनी के शेयर्स है ना, फिर कहां पे रिसीव्ड हो रही है, कौन कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड बात करते हैं डिविडेंड फ्रॉम ए जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। ठीक है, डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट दे रखा है आपको 10,000। आउटसाइड इंडिया अक्रूअराइज है, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया है, तो इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। सी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन।
डिपॉजिट इन अ बैंक इन लंदन। लंदन कहाँ है? दिल्ली के पास? अरे नहीं भाई, लंदन कंट्री है, आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, तो आपने जो रेंट सॉरी आनंद ने सॉरी अनिरुद्ध ने जो रेंट रिसीव्ड किया है फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, लंदन में कोई प्रॉपर्टी है उसे रिसीव किया है, डिपॉजिट इन अ बैंक इन लंदन, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे एक वर्ड काम में लिया गया है। ये तो ठीक है सर, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन है, डिपॉजिट इन बैंक ऑफ लंदन, वहीं पे अप्रूव हुआ है, वहीं पे अराइज और वहीं पे रिसीव्ड, तो सिर्फ इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा 75,000। बट सर आपने एक बात बोली, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूवल बैंकिंग चैनल। कोई बाहर की इनकम है, आउटसाइड की इनकम, बाद में वो इंडिया में रेमिट कर दी जाती है, इट मीन्स ट्रांसफर कर दी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वर्ड का। वो बाद में इंडिया में ट्रांसफर हुई या नहीं हुई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स रेमिटेंस का कोई लेना देना नहीं है आपके क्वेश्चन से। नेक्स्ट है डी, डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव हुआ है, बिल्कुल टैक्सेबल होगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी जो है वो होता है एग्जम्प्ट। सर हमें कैसे पता एग्जम्प्ट? मैं बोल रहा हूं, मान लो एक बार के लिए, फ्यूचर आगे जब आप देखोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो वहां पे ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, कौन सी इनकम आपकी एग्जम्प्ट होती है और कौन सी इनकम आपकी एग्जम्प्ट नहीं होती है। ठीक है, कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है और कौन सी एग्जम्प्ट नहीं होती है। बेसिकली होता है क्या है, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी पहले टैक्स दे देती है। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी, या कॉर्पोरेट स्लिप ऑफ टंग, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, तो शेयर होल्डर को अलग से उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी जो है वो क्या होता है? एग्जम्प्ट। सर एग्जम्प्ट नहीं होता तो भी सबके लिए टैक्सेबल होता ही। ठीक है, अप्रूव अराइज इन इंडिया है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। इनकम टैक्स पढ़ने से पहले ही पता होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर पे तो डिपेंड करते हैं अपन, तो एग्रीकल्चर इनकम जो है इन इंडिया वो भी आपके लिए क्या होती है? एग्जम्प्ट। इन इंडिया है तो सबके लिए ये टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो सबके लिए क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। तो ठीक है सर, टोटल जो इनकम है वो कितनी हो गई? एक बात का ध्यान रखना है आपको, वैसे ये सब प्रोविजंस यहाँ के हैं नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि कौन सी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी या कौन सी नहीं होगी, एग्जम्प्ट है या नहीं है, ये चीजें आप बाद में देखोगे। लेकिन फिर भी एक प्रोविजन है, रेंट की जो इनकम होती है उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है एट द रेट 30%। इट मीन्स ये जो 75,000 है ये पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा 30%। ठीक है, तो 75,000 माइनस 30%, तो ये आएगा आपका 52,500। बस प्रोविजन है, मान लो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो वहां पे ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, अदर सोर्स पढ़ोगे, डिविडेंड इनकम क्लियर हो जाएगी आपकी। सेक्शन 10 पढ़ लेंगे अपन, जो अपने को एग्जाम्प्ट इनकम बता देगी। ये हो गया आपका 52,500। अब बात कर देते हैं अपन ग्रोस टोटल इनकम, या टोटल इनकम बोल दो। दिस इज योर आंसर। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, मिस्टर डेविड एज्ड 40 years, a government employee serving in Ministry of External Affairs, left India for the first time 31st March 2019। हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019। इट मीन्स इंडिया में था ही नहीं, इट मीन्स वो इंडिया में रहा ही नहीं इस साल। अगर वापस आ गया होगा तो देखेंगे। ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कैनेडा, he did not visit India any time during the previous year 1920. He has received the following income for the financial year 1920। सर क्यों इतनी बातें करनी, जब सीधा सीधा बोल रहा है अगला कि भैया वो तो इंडिया में आया ही नहीं। इट मीन्स वो हो गया है आपका नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो उसके हाथ में जो इनकम टैक्सेबल होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, आपको दे रखी है उसकी सैलरी, कंप्यूट करके दे रखी है आपको सैलरी 5 लाख रुपए। सर सैलरी कहां से मिल रही है उसको, ये पहले इसने बोल दिया 40 ईयर एज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम वो करता है। ठीक है, उसकी कनाडा में पोस्टिंग हो गई, इट मींस इंडियन गवर्नमेंट से ही उसको सैलरी मिल रही है। इट मींस एक्रू अराइज इन इंडिया, तो वो सबके लिए टैक्सेबल होगी, तो इसके लिए भी टैक्सेबल होगी। तो सर इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो तो हो जाएगी इसके लिए टैक्सेबल। सेकंड बोल रहा है फॉरेन अलाउंस, किसी एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया भेजा जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अपनी सर्विस देने के लिए। इस बात के लिए उसको कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, कंपनसेट किया जाता है। वो सब के सब अलाउंस क्या होते हैं, एग्जम्प्ट। फॉरेन अलाउंस जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। अक्रूअराइज इन इंडिया, लेकिन वो क्या है आपके एग्जम्प्ट। ठीक है।
तो छोड़ दो उसको। आगे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन इंडिया है, ठीक है, इंडियन बैंक से रिसीव हुआ है तो टैक्सेबल होगा। एक्रू अराइज इन इंडिया, तो टैक्सेबल कर दो। आगे बोल रहा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। सर आउटसाइड एक्रू अराइज है, रिसीव्ड भी आउटसाइड इन इंडिया, आउटसाइड है, नॉन रेजिडेंट है, हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली होगी उसने, उससे कुछ इनकम हो रही है। सर नॉन रेजिडेंट है, कोई लेना देना नहीं है, दैट्स इट। ये हो जाएगी उसकी टोटल इनकम 6 लाख। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहे हैं? मिस्टर सोहम, एन इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया ऑन 20 अप्रैल 2017। 20 अप्रैल 17 को वो इंडिया छोड़ के चला गया फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेट अप ए सॉफ्टवेयर फर्म इन सिंगापुर। सिंगापुर में कोई सेटअप डाला होगा उसने सॉफ्टवेयर कंपनी का। ऑन 10th अप्रैल 2019 he entered into an agreement with LK Limited, an Indian company, for the transfer of technical documents and design to set up an automobile factory in Faridabad. He reached India along with his team to render the service on 15th May 2019। 15th May 2019 को वो वापस आ गया। इट मीन्स 1920 की अगर मैं बात करूं तो इस डेट को वो वापस आया। पहले ऑलरेडी वो इस डेट को छोड़ के जा चुका था, ठीक है। ये क्या थी उसकी लेफ्ट, और यहाँ पे क्या हुआ है वो इंटर। आगे पढ़ते हैं। And was able to complete his assignment on 20 August 2019। इस डेट को उसने असाइनमेंट कंप्लीट किया। ही लेफ्ट सिंगापुर 21 अगस्त 2019। तो किस डेट को असाइनमेंट कंप्लीट किया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया छोड़ के कब गया वापस, इस डेट को वो इंडिया छोड़ के चला गया। ही चार्ज 50 लाख फॉर हिज सर्विस फ्रॉम LK Limited, determine the residential status of Mr. Soham for the assessment year 2021. Examine whether the fees charged from LK Limited would be chargeable to tax in his hand under Income Tax Act 1961। ठीक है, आपको दो चीजें पूछी है, रेजिडेंशियल स्टेटस भी बता दो, इट मीन सेक्शन 6 भी इफेक्ट हो रही है यहाँ पे, और स्कोप ऑफ टोटल इनकम, क्या वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। भाई एक बात तो क्लियर है, इनकम कहां से कमाई है उसने, इंडिया से। एक्रू अराइज कहां से हुई है, इंडिया से, तो इनकम तो टैक्सेबल होगी होगी, चाहे वो आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट आए, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आए, चाहे वो नॉन रेजिडेंट आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें पता करना है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है सर। प्रीवियस ईयर में 15 मई 2019 को वो आया, तो
मई 19 में वो रहा 15 को आ गया था, तो 15 को काउंट करेंगे। ठीक है, 15 को काउंट कर लेते हैं। आपके दिन हो जाते हैं मई में 17 डेज। जून 19 में यहीं पे था 30 डेज। जुलाई 19 सर यहीं पे ही था। अगस्त की अगर मैं बात करूं 19 में, तो वो यहाँ पे अपन डेज कितने काउंट करेंगे 21। अब ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पे, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आप दो कंडीशन देखते हो, कंडीशन ए और बी। बेसिक कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। कंडीशन ए क्या थी आपकी, सर 182 डेज और मोर, ठीक है, इन प्रीवियस ईयर। दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, 60 डेज एंड 365 इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, या प्लस कह दो आप, दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो बेसिक कंडीशन की बात करते हैं। क्या ये कंडीशन की बात करना सही होगा? नहीं। मिस्टर सोहम जो है वो इंडियन ओरिजिन का बंदा है, इंडियन है, वो सिटीजन है। वो इंडिया छोड़ के चला गया था फॉर द पर्पज ऑफ जॉब। अब वो आया है विजिट के लिए, तो ये वाली कंडीशन तो आपको देखने की ही जरूरत नहीं है। आपको उसको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ये वाली कंडीशन। इट मीन्स प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहना चाहिए वो, 182 डेज। तो काउंट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में कितने टाइम रहा, 17 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 21, ओनली 99 डेज। वन 182 डेज रहता तो वो रेजिडेंट डिक्लेयर करते हैं अपन उसको, लेकिन वो सिर्फ 99 डेज रहा। इट मीन्स आपका आंसर रहेगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, सेकंड आपका आंसर होगा इनकम फ्रॉम, क्या नाम था उसका, के लिमिटेड, एलके लिमिटेड आई थिंक। In the hand of Mr. Soham. Income from LK Limited is chargeable to tax in the hand of Mr. Soham. 50 लाख रुपए जो उसने लिए थे वो टैक्सेबल होंगे उसके हाथ में। फटाफट नोट करेंगे आप। नेक्स्ट क्लास में अपन एक दो न्यूमेरिकल्स और देखेंगे। उसके बाद बस एक चीज अपने को और पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। सर क्या कुछ और हमें पढ़ना पड़ेगा, इनकम डीम्ड टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है, कौन सी इनकम है जो आपने रिसीव नहीं की, उसके बावजूद मान लिया जाएगा कि आपने रिसीव कर ली। ओके, थैंक यू सो मच।